Hello everybody. I wish you all good luck for your AIBE, ताकि आप लोग विथ फ्लाइंग कलर्स इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर करें। AIBE मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा इस एग्जामिनेशन के लिए क्रैश कोर्स की। और जैसा कि सिलेबस में सबसे पहले लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से शुरू करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन्होंने जो मार्किंग रखी हुई है 100 में से वो 10 मार्क्स की है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 10% वेटेज दी हुई है इसको, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन सारे के सारे लॉज का ग्रैंड नॉर्म है, तो हमें वहीं से शुरू करना चाहिए कानून को जानने की अपनी यात्रा, राइट। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम बहुत तेजी से चलेंगे लेकिन बहुत समझ समझ के चलेंगे। इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के बारे में लिखने का विचार बनाया, सभी लोग चाहते थे कि ब्रह्मा जी के दिमाग में जिन्होंने सृष्टि बनाई देख ले कि उन्होंने क्या बनाया सृष्टि में। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी से कहा कि जो कुछ आपके दिमाग में उसको लिख दीजिए। और सृष्टि की इतनी बड़ी गाथा लिखे कैसे जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे एक स्टेनो दे दो। तो ब्रह्मा जी ने स्टेनो बनाया श्री गणेश को। हम भी श्री गणेश से ही शुरू करेंगे, और श्री गणेश को इसलिए सब प्रथम पूजा की जाती है। तो श्री गणेश थे स्टेनो और ब्रह्मा जी थे सृष्टि पर लिखने वाले। जो सृष्टि पे जो किताब आप श्रीमद् भागवतम देखते हैं वो सृष्टि के बारे में सब कुछ है, और वो ब्रह्मा जी ने श्री गणेश जी को लिखवाई, उनको स्टेनो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतना बड़ा कंटेंट और इतनी जल्दी कैसे लिखा जाएगा। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि 25 एक्ट हैं और हम 45 दिन में कैसे खत्म करेंगे। तो उन्होंने गणेश जी को कहा कि तुमने बहुत स्पीड से लिखना है और जहां पर भी तुम रुक जाओगे वहां पे मैं बंद कर दूंगा बताना। अब गणेश जी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कंटिन्यूटी में लिखूं और बीच में एक बार सांस भी ना लूं। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि ठीक है मैं बिल्कुल रुकूंगा नहीं, आप बताते जाइए लेकिन आप समझ समझ के बोलना। अब जब कोई समझ समझ के बोलता है तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा उसे समय लगता है लिखवाने, तो डिक्टेशन की स्पीड थोड़ी कम होती है, राइट। तो उन्होंने कहा कि ओके। तो जब ब्रह्मा जी ने समझ समझ के लिखवाना शुरू किया तो गणेश जी ने आराम से पूरी की पूरी सृष्टि के बारे में लिखा। जो हम श्रीमद् भागवत देखते हैं वो बेसिकली उसी का सार रूप है, क्रक्स है, दुखी है। तो हम ये 45 दिन में जो अपना 25 एक्ट का पूरे के पूरे लॉ का गागर में सागर भरने जा रहे हैं, उसको हमने सोचा है कि हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, समझ समझ के तेजी से चलेंगे, राइट। और मैं समझती हूँ कि आप लोग भी मेरे स्पीड पर ही समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बिग क्वेश्चन मार्क। हम इस पर गलत नहीं लिखेंगे, छोटी सी बात बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जो किसी भी कंट्री के बारे में, वो कंट्री कैसे चलेगी, उसमें क्या क्या उसके भाग होंगे, अंग होंगे, जो जो काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किसको अथॉरिटी कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से सिस्टम को टर्मिनेट किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा, ये क्या क्या पॉलिसीज होंगी, पॉलिसीज को किस रूप में लाया जाएगा, ये सारा का सारा रूल बुक में लिखा होता है किसी भी कंट्री की, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इंडिया की रूल बुक है जिसमें सब कुछ बताया जाता है कि रूल कैसे हुआ कंट्री पर और कंट्री में रूल कैसे होंगे, और रूल से ही निकलते हैं लोग, राइट। तो हम देखेंगे ये जो रूल बुक है ये कैसे बनी। छोटी सी हिस्ट्री। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। क्या बनी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बनी 1946 में, यानी कि आजादी से पहले। आजादी हमारी 1947,
अगस्त 15। तो आप देख रहे हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वो असेंबली 1946 में बनी। और नेचुरली उस वक्त ब्रिटिश पैरामाउंसी थी इंडियन रिजिम पर, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजकर बनाई गई। राइट। ये असेंबली इलेक्टेड बॉडी थी, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे 295, 282 कांग्रेस से थे, इंडियन कांग्रेस से, और 11 मुस्लिम लीग से थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी उस वक्त सोवरन नहीं थी, क्योंकि हमारा देश आजाद नहीं था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। इसको बंद करो। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ, जिसमें 2 कंट्रीज बना दी गई इंडिया में से, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। 2 डोमिनियन क्रिएट किए गए। 14th एंड 15th मिडनाइट अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हुई। ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म हुई, अबॉलिश हुई, और सोवरेन पावर्स हैंड ओवर की गई। इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब अभी देखिए, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को हैंड ओवर करती है, तो क्योंकि देश आजादी नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सोवरेन पावर्स दी गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चीफ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो रात के 11 बजे 11 PM पर एक मीटिंग बुलाई गई 14 अगस्त को, और 12 बजे मिडनाइट यानी कि 15 अगस्त को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पैरामाउंसी ने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और इंडियन टेरिटरी को उसकी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न होती थी, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अबॉलिश कर दी गई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जो ये बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इसको पावर हैंड ओवर कर दी। तो इस तरह से हम अगस्त 15 1947 को इंडिपेंडेंट हो गए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में बनी थी और सोवरेन नहीं थी, ये सोवरेन बन गई। और तब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम टेक ओवर हुआ इस असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग। क्लियर। तो हमें थोड़ा सा ये जानना बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ समझने के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कहां से आया। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग शुरू हुई, एक ड्राफ्ट कमेटी बनी। ड्राफ्ट कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया और उस पर डिस्कशंस हुए, और काफी मेहनतों के बाद 26 नवंबर 1949 में हमारा ये जो ड्राफ्ट था ये फाइनली अप्रूव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। राइट। तो आप देखते हैं, अब हम चलते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में क्या क्या लिखा है, क्या क्या था।
आपने देखा होगा कि कोई भी किताब जब लिखी जाती है तो किताब के सबसे पहला पन्ना होता है प्रीफेस, जिसमें ऑथर सब बात लिखता है, क्यों किताब लाया है, किताब को लिखने का उसे कहां से आइडिया मिला, उसका फिलॉसफी क्या है, वो इस किताब में क्या क्या डाल रहा है, उसे किस किस की हेल्प मिली, तो वो होता है प्रीफेस। तो इसी तरह से हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, रूल बुक, इसका प्रीफेस का नाम क्या है? प्रीएम्बल। क्या है? प्रीएम्बल। तो हमारा पहला पहला चैप्टर है प्रीएम्बल, राइट। अब ये जो किताब है, इस किताब में आप देखेंगे 395 आर्टिकल्स थे जब ये इनिशियली बनी, और 8 शेड्यूल्स थे। ये सवाल पूछा जा सकता है, ये याद रखिए, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, दिस में बी आस्क्ड। लेकिन इनिशियली आज हमारे पास 395 ही आर्टिकल हैं, लेकिन हमारे पास 12 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। तो प्लीज रिमेंबर कि हमारे पास हमारी किताब के अंदर 395 आर्टिकल यानी कि पैराग्राफ्स मान लीजिए उनको, और 12 शेड्यूल हैं, अनेक्स्चर्स मान लीजिए उन्हें, जिसमें शेड्यूल में क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो किताब का ओवरव्यू जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ओवरव्यू है, वो बेसिकली ये है। अब हम आगे चलते हैं प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आज हम प्रीएम्बल पर ही चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी यात्रा में। बाकी इसके जो और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके जो और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उस पर प्रीएम्बल से आपको ऑलमोस्ट किताब का मिरर है प्रीएम्बल, तो किताब क्या है वो दिख जाएगी, ठीक है। तो हम प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का मिरर भी कह सकते हैं। ये विजन भी है हमारा, ये हमारा मिशन भी बताता है, हमारी कंट्री का मिशन क्या था उस वक्त, और ये ब्रीफ अकाउंट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जब कोई देश 200 साल की गुलामी भुगत लेता है और आजाद होता है, तो सबसे पहला उसका जो भाव होता है वो होता है लिबर्टी। उसके बाद होता है सॉवरेनिटी। अगर दूसरी कंट्री के द्वारा गवर्न हो रहे हैं सारे निर्णय, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो दूसरा हमारा ख्वाब होता है, दूसरा ड्रीम होता है जब आजाद हो जाता है, सॉवरेनिटी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें कैसा सेटअप बनाना है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट हमारे को कैसी चाहिए। तो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से वाकिफ थे ब्रिटिश टाइम से ही, और डेमोक्रेटिक सेटअप जो था वो वर्ल्ड में उस वक्त बेस्ट था। तो हमने पूरे के पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी अच्छी चीजें छाटी, जिसमें हमने सोचा कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। तो हमने गवर्नमेंट में जो सेटअप अडॉप्ट किया वो डेमोक्रेटिक था। हमने ये सोचा कि यहाँ डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बहुत है, गरीबी बहुत है, बहुत लंबे समय तक गुलामी की वो देखी है। एक पर्टिकुलर सेक्शन बन गया था जो राजाओं का, प्रिंसली राजाओं का, जमींदार्स का, दीवान्स का, मंत्रियों का, और उन लोगों का जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, वो था। एक सेक्शन था जो जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, और हमारे कंट्री के साधनों पर ओनरशिप, ये कंसंट्रेट ना हो जाए कुछ हाथों में, इसको ध्यान रखते हुए हमारी कंट्री के सेटअप को बनाया गया सोशलिस्ट सेटअप, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बेटर होगा, ज्यादा होगा, बाकियों को भी ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन सोशल सेटअप जो है उसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा पीपल एट लार्ज
बेनिफिटेड हो। तो हमने सोशलिस्ट स्ट्रक्चर को चुना। और क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिलीजन थे, बहुत ही सारे सभी धर्मों के लोग थे, सभी धर्म यहाँ पर पनपते डेवलप होते रहे थे और सभी तरह के लोग थे, तो ये भी देखा गया कि इसके लिए भी कोई एस्पेक्ट देखा जाए, तो हमने सेकुलर सिस्टम को भी अडॉप्ट। लिबर्टी में हमें क्या क्या चाहिए? इक्वालिटी हमें चाहिए थी, लिबर्टी चाहिए थी, और हमारे को इंटीग्रिटी चाहिए थी, क्योंकि बहुत टुकड़े हो चुके थे और बहुत टुकड़ों की वजह से एक दूसरे देश की गुलामी हमारे देश पर आ गई थी। लोगों में बहुत सारी वैमनस्यता आ गई थी, बहुत सारे कारणों से, बहुत सारी विभिन्नताओं की वजह से। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए प्रियम्बल में वो सारा विजन डाला गया कि ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होकर हम ये सारी चीजों को समझते हुए अपनी कंट्री को डेवलप करें, आगे बढ़े। अब हम देखेंगे प्रियम्बल क्या कहते हैं। प्रियम्बल में से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो प्रियम्बल को बहुत ध्यान से समझिए। प्रियम्बल समझ लेंगे तो फिर आपको बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट समझने में और आसानी होगी। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का माइंड, जैसे हमारी पूरी बॉडी का सबसे ऊपर का हिस्सा क्या है? माइंड। तो प्रियम्बल माइंड है, विजन है, और हम देखते हैं कि प्रियम्बल क्या कहता है। प्रियम्बल सबसे पहले बोलता है वी दी पीपल ऑफ इंडिया। वी, कौन वी है? दी पीपल ऑफ इंडिया। ओके, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने डाला है सब कुछ, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटी मिली है, वो वी दी पीपल ऑफ इंडिया से। मैंने अभी आपको बात करते करते बताया कि हमने डेमोक्रेटिक सेटअप को लिया। डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं गवर्नमेंट में, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट की, लोगों की इच्छा का ध्यान रखते हुए पॉलिसीज बनाते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो वी दी पीपल ऑफ इंडिया ये नजर आता है कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप वाले हैं, और हम सारे के सारे लोग क्या बना रहे हैं? हैविंग सोलमली अफर्म, हमने यहां पर ओथ लेते हैं, हैविंग सोलमली अफर्म। क्या कर रहे हैं? किस चीज की ओथ ले रहे हैं? इंडिया कैसी बनानी है हमें। सबसे पहले हम क्या सोचेंगे जब हम रूल बुक लिखेंगे किसी कंट्री की, कि हमें वो कंट्री कैसे बनानी है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करना? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। कैसी चाहिए हमें इंडिया? मैंने अभी आपको हिंट दिया, हमें इंडिया चाहिए सोवरन, किसी का भी बाहर का हमें किसी तरह का कंट्रोल नहीं चाहिए, सॉवरन चाहिए, राइट। फिर हमारा क्या था? डेमोक्रेटिक, और फिर हमें क्या चाहिए? रिपब्लिक। अब आप कहेंगे कि बीच में जगह क्यों छोड़ी गई? जब इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यही 3 वर्ड डाले गए थे, हम कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं इंडिया को कैसा? सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। बाद में 42nd अमेंडमेंट के बाद इसमें 2 वर्ड जुड़े, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, राइट। तो हमें इंडिया में 5 गुण चाहिए थे, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हम इन सभी शब्दों को
अच्छी तरह समझेंगे, समझ समझ के करना है हमें और फास्टली जाना है। ओके, तो और हमें क्या चाहिए था, इसके लोगों को क्या देना है हमें, कंट्री तो ऐसी चाहिए, इसके लोगों को क्या देना चाहते हैं, जिन लोगों ने इतनी सारी लड़ाई, इतनी सारी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद आजादी पाई, ये कंट्री पाई, इस पर अपनी अथॉरिटी पाई, और वी दी पीपल ऑफ इंडिया, इसके लोगों को क्या देना चाहते हैं। एंड टू सिक्योर secure to all its citizens, secure to all its citizens, दीपक क्या प्रॉब्लम है, बोल रहे देखिए क्या चाहिए हमें इसके लोगों को, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, क्या क्या चाहिए थी हमें इसके लोगों के लिए, जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी। जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, देख रहे हैं हमें लिबर्टी कैसी चाहिए, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, और लिबर्टी किस चीज की चाहिए हमें, फेथ एंड वर्शिप, फेथ एंड वर्शिप। और हमें इक्वलिटी कैसी चाहिए, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ध्यान रखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल्सो। वैसे बुक आपके साथ होगी और आपको याद रहेगा तो और अच्छा होगा। हमें जस्टिस चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल यानी कि सभी को सामाजिक न्याय, समाज में सब बराबर हो, कोई किसी तरह का सोशल इंजस्टिस ना हो सके। इकोनॉमिक, मैंने जैसा बताया, कुछ लोगों के हाथ में सारी ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज कंसंट्रेट ना हो जाए, सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो। पॉलिटिकल, सबका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बराबर हो, किसी तरह की किसी के पास भेदभाव ना हो, कोई इलेक्शन लड़के नेता बनना चाहता है तो वो बन सके, कोई वोटिंग राइट है तो वो किसी को मना ना किया जाए, किसी भी तरह का पॉलिटिकल राइट, उसकी जस्टिस चले। लिबर्टी, थॉट की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप। आजादी किस किस चीज के लिए चाहिए, हम जो मर्जी सोच रहे हैं, हमारी अपनी सोच की, एक्सप्रेशन की, हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक्सप्रेस कर सके, बिलीफ की, हम किसी भी तरह की चीज में बिलीफ रखते हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी बात में, किसी के किसी भी ज्ञान में। फेथ की, हमारा फेथ कहीं भी हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी उसमें हो, हमारी वर्शिप, हम किस ढंग से पूजा करना चाहते हैं, उसकी लिबर्टी। इक्वालिटी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, यानी स्टेटस हो या अपॉर्चुनिटी हो, सबको बराबर, राइट। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, फ्रेटर्निटी, टू एंश्योर
फ्रेटर्निटी चाहिए, मैंने कहा था कि भाईचारा, कितना वैमनस्य हो गया था, बहुत ज्यादा। आज जब गुलामी का समय था, बहुत सारे कारणों से, तो फ्रेटर्निटी चाहिए थी, जिसमें क्या चीजें एंश्योर की जाएंगी, अश्योरिंग डिग्निटी, किसकी डिग्निटी, ऑफ द इंडिविजुअल, और इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। राइट, ये सारी चीजें देखने के बाद, ये सारी चीजें इंश्योर करने का सपना लेकर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कंट्री कैसी होगी, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लोगों को क्या क्या मिलेगा, सिटीजन्स को जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी क्या क्या मिलेगी, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। इक्वालिटी क्या क्या मिलेगी, ऑफ स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी कैसी होनी चाहिए, अमंगस्ट ऑल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल रहे, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन रहे। ना तो देश टूटे, उसकी अखंडता महान रहे, और ना ही इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट टूटे। तो इंडिविजुअल की व्यक्तिगत रेस्पेक्ट और देश की यूनिटी और स्ट्रेंथ। राइट, हमें अब ये थोड़ा सा समझना है कि सोवरन का हमारा मतलब क्या है। सोवरन का मतलब है इंडिपेंडेंस टू डिसाइड ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर। इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर की इंडिपेंडेंस डिसीजन मेकिंग कंट्री के अंदर ही अवेलेबल होनी चाहिए। ये क्यों हमें ऐसा आया दिमाग में, क्योंकि पहले कंट्री हमारी थी इंडिया, और हमारे जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी वो था ब्रिटिश क्राउन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले कंट्री के लिए सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट, और सोवरेनिटी का मतलब होता है अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अंदर ही रहनी चाहिए कंट्री के अंदर, बाहर से नहीं हमें कहीं से लेना है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पर डिसीजन किसका होगा, कंट्री के अंदर ही लिया जाएगा, कंट्री की अथॉरिटी ही लेगी। राइट, हमारी कंट्री सोवरन कब बनी, 26 जनवरी 50 में, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। सोवरन तो 1947 में बनी, रिपब्लिक बनी 1950 में, 26 जनवरी को। अब रिपब्लिक वर्ड को भी थोड़ा समझ लेते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहां हेड ऑफ द स्टेट, हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड मेंबर हो, हेरिडिटी से ना आए। जैसे ब्रिटिश क्राउन आते हैं, ब्रिटिश क्राउन हेरिडिटी से आते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द स्टेट जिस कंट्री का इलेक्टेड होगा उसको रिपब्लिक कहेंगे। तो हम रिपब्लिक कब हुए थे, 26 जनवरी 1950 को, और हम सोवरन हुए थे जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद सोवरन पावर्स ब्रिटिश पारामाउंसी से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सौंपी गई। राइट,
अब हम देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड क्या कहता है? सोशलिस्ट वर्ड कहता है, जैसा कि मैंने बताया कि सोशल स्ट्रेंथ, सोशल पावर, सोशल नॉर्म्स, वेल्थ, उसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो, सभी लोगों को मिले। हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री के, हमारी कंट्री का जो वेल्थ है, वो सब जगह ठीक से सबको उसका लाभ मिल सके। वो कैसे मिलेगा? ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमी से रिलेटेड है। एक होती है कैपिटल इकोनॉमी, जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है, फ्री इकोनॉमी कहते हैं उसे। आपको अपना बिजनेस करना, अपने लिए बिजनेस इकोनॉमिक डिसीजंस लेना, उसके लिए स्वतंत्रता पूरी तरह की, गवर्नमेंट इंटरवेंशन लीस्ट होता है। लेकिन इंडिया में ये माना गया कि हमें इस वक्त अपनी कंट्री को डेवलप करना है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है और हम कुछ लोगों पर वेल्थ को कंसंट्रेट होते नहीं देख सकते। हमें सोशल स्ट्रक्चर को ठीक से डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए इकोनॉमिक फ्रंट पर। तो हमने यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ will not be allowed and the wealth would be distributed to the benefit of all. तो यहां हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना और हमने सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया। मार्क्सिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के बीच का स्ट्रक्चर सोशलिस्ट स्ट्रक्चर, दैट इसलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो हमने ये पाया कि हमने अपनी कंट्री को क्या बनाना था, और ये 42nd अमेंडमेंट से आए थे। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, हमने अडॉप्ट किया, इन्फोर्स किया, उस वक्त प्रियम्बल में कौन से नेशन के लिए कौन से वर्ड्स लिखे हुए थे? तो उस वक्त हमारे पास ये 3 वर्ड्स थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। 1972 42nd अमेंडमेंट से ये 2 वर्ड और ऐड हुए। अगर आता है कि प्रियम्बल में नेशन के लिए कौन कौन सी चीजें, कैसा नेशन कंस्टिट्यूट होना चाहिए, तो अगर 5 चीजें हमें लिखनी है, हमें थोड़ा सा सिर्फ ये याद रखना है कि 1972 में, 75 में, 42nd अमेंडमेंट में ये 2 वर्ड जोड़े गए, प्लस किए गए। तो अब जो हमारा प्रियम्बल है, जो स्ट्रक्चर है, वो इन 5 चीजों को हमारे नेशन में लाना चाहता है। हमारा प्रियम्बल क्या कहता है कि हम लोग जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, वो ये ओथ लेते हैं, सॉलेमली अफर्म करते हैं कि हम अपनी कंट्री को कैसा बनाएंगे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट। और सेकुलर का मतलब क्या है? स्टेट विल हैव नो रिलीजन, नो रिलीजन। इट डज नॉट मीन कि इंडिया में रिलीजन को कोई प्लेस नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स ऑल रिलीजन्स shall be treated equal, no special treatment to particular religion. Secularism means state will not have a particular religion. जैसे हमने सुना होगा इस्लामिक कंट्रीज, they have Islam religion. Christian countries, they have their Christianity. लेकिन हमारी कंट्री है सेकुलर, यानी कि स्टेट will not have any religion, but it will respect all religions and all religions shall be treated as equal. तो सेकुलर के मीनिंग को भी पूछा जा सकता है, ये आप देखेंगे। अभी हम प्रियम्बल पर हैं। डेमोक्रेटिक, मैंने आपको बताया, जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेजेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर सरकार बनाएंगे और लोगों की इच्छा को ध्यान रखते हुए उनकी पॉलिसीज बनेंगी। क्योंकि अगर वो लोगों की इच्छा को ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा?
नेक्स्ट इलेक्शन में उनको बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा काम किया, हमारी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा, अब हम दूसरी गवर्नमेंट ला रहे हैं। तो अथॉरिटी, विल और पावर किसकी है? लोगों की, पीपल। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? वी दी पीपल ऑफ इंडिया। तो अथॉरिटी कहां से ड्राइव हो रही है? लोगों से, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि जब तक ये लेक्चर खत्म होगा आप लोगों को प्रेम पूरा घट जाएगा, आपको किताब से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही सवाल आएंगे तो आप फटाफट उसमें से देखकर कर सकेंगे। सोसाइटी वुड बी ट्रीटेड इन सच ए मैनर दैट हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में डिफरेंस नहीं होगा। सोसाइटी हिस्सों में डिवाइड नहीं होगी, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। अगर इकोनॉमी में हम फ्री छोड़ देंगे यहाँ पर, तो ऑलरेडी जिनके पास धन है वो बढ़ता जाएगा, जिनके पास नहीं है वो और गरीब होते जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहेगा, इसलिए सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया। सोशलिस्ट, राइट। तो डेमोक्रेटिक पर हम आए। डेमोक्रेटिक का मतलब है डेमोक्रेसी। डेमो मीन्स पब्लिक, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। लोगों की गवर्नमेंट, जनता की गवर्नमेंट, लोकतंत्र, राइट। रिपब्लिक मैंने आपको बता ही दिया, जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो रिपब्लिक कंट्री होगी। जिसका हेड ऑफ द स्टेट नॉमिनेटेड होगा या हेरिडिटरी से आएगा, वो नॉन रिपब्लिक होगा, वो रिपब्लिक नहीं होगा। तो हमने अपने नेशन के स्ट्रक्चर को बनाया 3 SDR, याद रखिए। 3S, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, sovereign, socialist, secular. We will remind it, recall it. 3 SDR, sovereign, socialist, republic. D means democratic, R means republic. Right? यहां हम लोगों को क्या देना चाहते हैं? लोगों को हमने देना है जस्टिस। ये जो तीनों चीजें हैं लोगों को देने वाली, ये हम देखते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है और पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये सारा का सारा हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में डाल रखा है। सोशल जस्टिस का ज्यादातर आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ डायरेक्शंस स्टेट को दे रखी है अपनी पॉलिसी बनाने वक्त, उन्हें जो ध्यान रखनी है, राइट। जस्टिस चाहिए उनके लिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल मैंने बताया, सोसाइटी में हैव और हैव नॉट्स के बीच में नहीं बटेगी सोसाइटी, हर तरह का उसे, हर एक आदमी को सोशल जस्टिस मिलेगा। इकोनॉमिक बताया है कि वेल्थ ऑफ द नेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन वुड बी यूटिलाइज्ड इन सच ए मैनर दैट इट वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। पॉलिटिकल, हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, चाहे वो इलेक्शन लड़ने का है, चाहे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का है, या अदरवाइज पॉलिटिकली कोई भी हमारे को हमारा हक है, वो हमें उसका पूरा जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी, आजादी, मैंने कहा था कि जैसे हमें, क्योंकि हमें आजादी बहुत मुश्किलों से मिली, तो आजादी हमने थॉट की भी ली, एक्सप्रेशन की भी ली, बिलीफ की भी, फेथ की भी और वर्शिप की भी। तो आप आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 28 तक पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजन, ये सारे के सारे इस लिबर्टी को एक्सप्रेस करते हैं। आर्टिकल 20 अगेंस्ट डिटेंशन, 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 22 अगेन अगेंस्ट डिटेंशन, बाकी सारे
हम आपको फंडामेंटल राइट के चैप्टर में बताएंगे, उसे हम डिटेल में करेंगे। इक्वालिटी कैसी चाहिए हमें, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, तो ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 16 तक देखते हैं। फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इक्वालिटी, तो ये सारी चीजें, स्पेशल स्टेटस टू वीमेन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 15, ये सारा का सारा आप देखेंगे। फ्रेटर्निटी कैसी चाहिए, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी कंट्री को टूटने नहीं देना है, अखंडता रखनी है, ऐसी फ्रेटर्निटी करनी है। ऐसा वैमनस्य नहीं करना है कि कोई भी इशू हो हर एक पर दो कम्युनिटी खड़ी हो जाए, सर धड़ से जुदा या जवान खींच लेंगे। दीज आर दी लाइन्स ऑफ नॉन फ्रेटर्निटी। तो हमारा प्रीएम्बल क्या कहता था, ऐसी फ्रेटर्निटी अमंगस्ट दी पीपल, उसको अश्योर करेंगे जिसमें डिग्निटी इंडिविजुअल की बनी रहे और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नेशन की बनी। ठीक, अब ये सारा करने के बाद लास्ट में ये वी पीपल ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, ये कहते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ये सारे लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर थे, इसीलिए दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, इसलिए ये क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमने चुन के भेजे लोग। दिस 26th डे ऑफ नवंबर, कब ये बना, 26th डे ऑफ नवंबर 1949। क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और गिव आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, ले लिया हमने, इनेक्ट कर रहे हैं, हमने इनेक्ट किया, किसे इनेक्ट किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनेक्ट करते हैं और गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, गिव टू आवरसेल्फ, अपने आप को देते हैं, किसको, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम सबसे ऊपर होगा कॉन्स्टिट्यूशन, हम सब इसकी रेस्पेक्ट करेंगे, जो ये कहेगा वो मानेंगे। गिव आवरसेल्फ, गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम देते हैं और हम अपने आप को दिस कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, राइट। दोनों चीजों को ध्यान रखें, ठीक। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल ओबे दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। माँ भी हमें और बच्चा भी हमें, हमने ही पैदा किया और हम बाप भी इसी को माने, ये इसलिए हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो आज की क्लास में हमने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से देखा, हम समझ के बहुत तेजी से चलेंगे और हमने ऐसा टारगेट किया है कि हम 3 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला जो हमारा सिलेबस है उसको कवर अप कर लेंगे, समझ के फास्ट ही जाएंगे। आज का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी, कैसे हमारी कंट्री आजाद हुई, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई, कैसे ड्राफ्टिंग हुई, उसमें क्या क्या बढ़िया हीरे निकल के आए, उसका विजन क्या था, उसका मिशन क्या था, ये सब हमने देखा और हमने पाया कि प्रीएम्बल यानी फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज we the people of India solemnly affirm to constitute the nation sovereign, socialist,
secular democratic republic to ensure to its citizens justice, equality, justice, liberty and equality. जस्टिस कैसी चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कैसी चाहिए? थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप एंड बिलीफ। इक्वालिटी कैसी चाहिए? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर फ्रेटर्निटी कैसी होनी चाहिए सब लोगों के बीच में? इंडिविजुअल का डिग्निटी रहे और नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रहे। ये सारी चीजें लाके हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको अडॉप्ट भी कर लिया, इनेक्ट भी कर लिया, गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन भी कर लिया। किस दिन किया? 26 नवंबर 1949। कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना? इसका क्वेश्चन का आंसर है 26 नवंबर 1949। कब इनफोर्स हुआ? 26 जनवरी 1950। राइट? किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज एन इलेक्टेड बॉडी, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब निर्माण हुआ था? आजादी से पहले 1946 में। कब ये सोवरेन बनी? 1947 में, अगस्त में, 15 अगस्त के बाद, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया 1947 में। राइट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अबॉलिश कर दी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आजादी का एक्ट पास करने के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करने के बाद 1947 में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज अबॉलिश्ड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर द टाइम बीइंग लेजिस्लेटिव असेंबली माना गया। जो अब हमारी पार्लियामेंट है और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है, उस वक्त जब आजादी आई तो उस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही मान लिया गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया गया और उनके चीफ को, हेड को प्राइम मिनिस्टर बनाया। दैट वाज द इंटरिम गवर्नमेंट। ओके, तो इस तरह से हमारी इंटरिम गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की सॉवरेन पावर्स और फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन है। राइट? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950, 26 जनवरी को इनफोर्स हुआ, बना 26 नवंबर 1949। हम सब ने मिलकर बनाया थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं नहीं समझती कि अब कोई कुछ भूल जाएगा। यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। अभी तो बताया, बेटा भी पावरफुल है, बापू भी पावरफुल है। He enacted it and we adopted it. We give to ourselves to this constitution. हम ही बनाएंगे और हम ही रेस्पेक्ट करेंगे और हम भी मानेंगे उसकी। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर कर देता है। ठीक है? तो इसके साथ हम ये देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आज का ये डिफिकल्ट वाला पोर्शन, जो मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन समझा जाता है समझने के लिए, वो हमने धीरे धीरे चल के करना है। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट वाइज इसकी टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, उसमें हमारे को क्या देखना जरूरी है। पहले पार्ट में पार्ट 1 करता है टेरिटरीज। इस टेरिटरीज में हमारे को आज के लिए इंपॉर्टेंट जरूर होगा इस बात का, पहले ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जानने के लिए। ये जो चैप्टर है इसमें टेरिटरीज कौन कौन सी हैं ये हमें करना इसलिए होगा जरूरी क्योंकि इसमें रिसेंटली J&K एंड लद्दाख, दादर हवेली, दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये मर्ज कर दिए गए हैं। पहले जब ये शुरू हुआ था तो J&K was not part of it, it was not extended to that। तो ये वाला पोर्शन जो पार्ट 1 है हमारा, ये हमें ध्यान देना होगा। इसमें हमारे को देखना होगा पार्ट 1 में जब हम
टेरिटरीज की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि टेरिटरी कौन कौन सी है, विच आर दी टेरिटरीज, कौन कौन सी है हमारे देश में, कैसे नई आ सकती है, न्यू एडमिशन कैसे हो सकता है, राइट। न्यू एडमिशन कैसे होगा, फॉर्मेशन न्यू स्टेट्स का कैसे होगा, फॉर्मेशन कैसे होगा, राइट। ये हमने एक बार जस्ट गो थ्रू करना है हल्का सा। जो लॉज हैं वो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में रखे जाएंगे, जो इनको टेरिटरीज बता रहे हैं, न्यू एडमिशन बता रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये जो 2 और 3 आर्टिकल के जो लॉज हैं वो शेड्यूल 1 और 4 में रखे जाएंगे, राइट। तो पार्ट 1 में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और अभी से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि JNK और दादर हवेली जो है ये कैसे आई है, किस अमेंडमेंट से आई है। अब तक मैं आपको बता दूं कि हमारे अमेंडमेंट, हमारे कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं टोटल। लास्ट अमेंडमेंट 26 जनवरी 2020 को हुआ, जो दादरा नगर हवेली से रिलेटेड, उनके मर्जर से रिलेटेड, राइट। पार्ट 2 में सिटीजन के बारे में, सिटीजन कैसे बनेगा, सिटीजनशिप किस किस को मिलेगी, ये वाले चैप्टर में भी हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर पीछे से जब से सिटीजन चार्टर और उस पर CAA और बहुत सारी लड़ाइयां हुई, अभी पीछे आपने देखा था बहुत सारे झगड़े होते हुए थे, रॉइट्स हुए थे सिटीजनशिप को लेकर। तो ये हमें देखना है सिटीजन कौन होगा, सिटीजन होने की क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। एक ये वाला आर्टिकल हमारा जरूरी है देखना, लेकिन सिटीजन कैसे बन सकता है और सिटीजन चार्टर क्या कह रहा था, यूनिफॉर्म चार्टर की जो प्रपोजल है वो क्या है, तो ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। ये हम बहुत फास्टली जाएंगे। उसके बाद हमारा जो कल काम शुरू होगा वो होगा पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जो कि सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 एंड पार्ट 4, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 3 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बंद कर दो, ले लो, ठीक है। तो हम इसके साथ ही आज का AIB का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर लेक्चर 1 कंक्लूड करते हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं करेंगे। किताब आपके साथ होगी लेकिन किताब भूलेंगे नहीं, राइट, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ ऐसे टिप्स पर होना चाहिए, क्वेश्चन आया खटाखट आंसर, ठीक। 10 नंबर हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन से मिलने वाले हैं और हमें 45 नंबर पर पास किया जाएगा। तो 45 में से 10 हो जाएंगे तो फिर 35 रह गए, ऐसे कर करके हम फटाफट खत्म करें, ठीक। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, गुड डे फॉर टुडे।